इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मारे गए 439 आतंकवादी। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। इस अवधि में 98 नागरिक और 109 सुरक्षा कर्मियों की भी हुई मौत। कोरोना काल के बाद देश में बड़े बदलाव की संभावना है। बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संवाद कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का हो निर्माण। जनता के पैसों से समाजवादी जाते थे यूरोप। बुलंदशहर में सीएम योगी ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में साधा निशाना। कहा, पहले इत्र वाले मित्र के घर जाते थे पैसे। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने फूका चुनावी बिगुल। देहरादून से वर्चुअल रैली को किया संबोधित। पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर कहा, भाजपा ने 5 साल में हर वादे को तोड़ा। यूपी में सपा ने घोषित किए 3 और प्रत्याशी। सरोजनी नगर से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया टिकट। सिराथू से पल्लवी पटेल लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी प्रमुख मायावती करेंगी जनसभा। गाजियाबाद और मेरठ मंडल के प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेगी वोट। गाजियाबाद के कविनगर में होगी जनसभा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जौनपुर में मड़ियाहू विधानसभा के बरसठी में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया और वर्चुअल रैली में भाजपा के मछली शहर जिला अध्यक्ष रामविलास पाल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र में यहां एलईडी लगाकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने की व्यवस्था की गई। साथ ही बूथों पर भी टीवी लगाकर बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ स्थानीय लोगों को पीएम की रैली से जोड़ा गया। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सोलर पंप का बजट भी तैयार हो रहा है, जिससे किसानों को फायदा होगा। 5G सर्विस युवाओं को नए अवसर प्रदान करेगी। कानपुर में यहां बीजेपी की वर्चुअल रैली में काफी समय तक स्क्रीन बंद पड़ी रही। बंद स्क्रीन के बारे में बीजेपी प्रत्याशी श्री बिश्नोई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक का फॉल्ट है। वहीं वर्चुअल रैली में कम संख्या में लोग कुर्सियों को इकट्ठा करते हुए दिखाई दिए। देखिए, व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि हमारी बैन चल रही है, वर्चुअल रैली हो रही है। इधर हम लोगों ने थोड़ी संख्या बढ़ाई है। पहले तो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि कुछ सरकार की तरफ से जो निर्देश है कि कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और शासन ने भी उसी तरह से छूटें बढ़ाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी बढ़ाई हैं, तो उसी के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते उतर नहीं सका। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड के हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर लगाए, लेकिन हेलीकॉप्टर उतारने से पायलट ने असमर्थता जता दी। जिसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर वापस बरेली के लिए रवाना हो गया और लखीमपुर खीरी का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। श्री नरेंद्र मोदी जी हाथरस की तीनों विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें किशन सिंह परेवा को हाथरस सदर विधानसभा 78, आरती भट्ट ने सादाबाद विधानसभा 79 और मनोज यादव को सिकंदरा राव विधानसभा 80 से नामांकन किया। साथ ही आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी सिकंदरा राव 80 विधानसभा से नामांकन किया। हाथरस जिले में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है। ये जनता के लिए जो महिलाएं उनको 1000 रुपये महीना मिलेगा मुफ्त और रोजगारी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 5000 रुपये और 6 महीने में पहले 6 महीने में 1 लाख नौकरी, बाकी हर साल 10 लाख नौकरी मिलेंगी सरकार बनने के बाद। पहले तो मैं यह है कि आम आदमी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी सेनाएं उन्होंने मुझे पहली बार
उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे केजरीवाल जी ने जो भी प्राथमिकता दी है या गारंटी दी है, उनका हम कठोरता से पालन करने की कोशिश करेंगे। भंडारण निगम बन गया है भ्रष्टाचार निगम। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी एजेंसियां और उसकी रिपोर्ट कहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा उपक्रम जो एकमात्र लाभांश अर्जित करने वाला निगम है, जो अपने लाभांश का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देता है। इसलिए इसमें बैठे संगठित गिरोह इसको लूटने का कोई कसर से नहीं छोड़ रहे। उनके काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है। हम बिंदुवार आपको बताएंगे कि इस निगम में कैसे करोड़ों रुपए के गरीबों के अनाज को गबन कर लिया जाता है और उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है। भंडारण निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। करोड़ों रुपए का अनाज चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अधिकारियों ने लगाया फलीता। सीतापुर जनपद के नेरी कला केंद्र पर 60 करोड़ के अनाज का गबन। अनाज घोटाले पर कार्रवाई के नाम पर हो रही है महज खानापूर्ति। एक तरफ भाजपा सरकार ने गरीबों को डबल मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। चुनावी वर्ष में सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक इसका गुणगान करते नहीं थक रहे। दूसरी तरफ उनके शागिर्द अधिकारी उनकी जनहित योजनाओं के आड़ में लूट का अड्डा बना लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भंडारण निगम की। भंडारण निगम के सीतापुर जनपद के नेरी कला केंद्र पर अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के हिस्से की करोड़ों रुपए का अनाज गबन कर लिया गया है और इसकी सरकारी कीमत लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है। यही नहीं, इस घोटाले को लेकर आरएम लखनऊ संजीव कुमार ने भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी को फरवरी 2021 में पत्र लिखकर केंद्र पर हुए घोटाले पर रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बावजूद एमडी श्रीकांत गोस्वामी द्वारा मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज करने का दुष्परिणाम ये रहा कि 23,148 बोरों की कमी पाई गई और 5 माह के बाद महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करके खानापूर्ति कर ली गई। इतने बड़े घोटाले पर महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करवाकर इसमें संलिप्त बड़े अधिकारियों को संरक्षण कौन दे रहा है, इस सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि आखिर किसके इशारे पर 10 महीने से रिपोर्ट दबाकर रखी गई। सवाल इसलिए भी है कि किसके इशारे पर आरोपी को नियम के विपरीत बड़ी पोस्टिंग दे दी गई। सवाल ये भी है कि नियमित स्टॉक की निगरानी करने वाली राज्य भंडारण निगम ने किसके इशारे पर इस घोटाले को नियमित ऑडिट नहीं किया, जिससे हजारों बोरे अनाज केंद्र से गायब होते रहे। गरीबों का हक मारने वाले इन करप्ट अधिकारियों को कौन बचा रहा है, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल विभाग के यूनियन ने उच्च अधिकारियों को दर्जनों पत्र लिखकर दिए हैं, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी भी कैसे जब चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई इसलिए भी कि करोड़ों के इस घोटाले पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले लोगों के कान पर जू तक नहीं लग रही है। विभाग के द्वारा इस मामले पर हुए एफआईआर के बाद मामला लोगों के संज्ञान में आया, लेकिन अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इस घोटाले पर तोता बनकर बैठे गए। तोते की तरह रटने लगे, कभी छुट्टी का हवाला तो कभी मीटिंग की बातें। इससे भी हारे तो कोरोना को आगे करके न मिलने का उलूल जुलूल जवाब दिया, जिससे इस बड़े घोटाले पर जवाब न देना पड़े। तकरीबन 2 महीने के बाद भी अधिकारी इस घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने पिछले 1 महीने से लगातार सहकारिता प्रमुख सचिव बीएल मीणा और प्रबंधक निदेशक श्रीकांत गोस्वामी से इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क करना चाहा, लेकिन दोनों अधिकारी इस पर आनाकानी करते हुए बचते नजर आए। अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि भंडारण निगम के उस संगठित गिरोह के बारे में जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ लखनऊ ग्रामीण थाने में सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा इस बात का है कि वो उनकी नियुक्ति ही अवैध है। स्वराज के लिए लखनऊ से निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। पीलीभीत 128 विधानसभा बरखेड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी महेश योगी ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान महेश योगी के समर्थकों में खुशी देखने को मिली है। समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए महेश योगी बोले हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।
मुझे टिकट न देकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। स्वास्थ्य, रोजगार, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता की सेवा करने के लिए उतर गया हूँ मैदान में। घोषणा पत्र में क्या क्या है? घोषणा पत्र में मैं जो बेरोजगार पढ़ा लिखा घूम रहा है उनको सबको इंडस्ट्री लगा रोजगार दिलवाऊंगा। लखीमपुर खीरी में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न की गई है, जहां पर कलेक्ट्रेट पर से पहुंचकर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 142 सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहन वाजपेयी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं 142 सदर विधानसभा सीट से आम आदमी परिवर्तन पार्टी से यहां प्रत्याशी खुशी किन्नर ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। देखिए, बीजेपी 5 सालों में उसने धरातल पे कोई काम किया नहीं है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट की पार्टी रह गई है, एडवर्टीजमेंट की सरकार है। सिर्फ प्रचार किया है, एडवर्टीजमेंट किया है। आप देखिए, एक अभी दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ट्रॉली से हमारे शहर के एक व्यक्ति कुचल के मर गया। उससे पहले भी नकाहा में एक बच्चा भी ट्रॉली से कुचल के मर गया था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रेरणादायक नकवी जी हमारे साथ हैं और ये एक आगाज है और ये आगाज आज हम नॉमिनेशन के साथ करते हैं। पीलीभीत में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसको लेकर चौकी प्रभारी ने बीएसएफ फोर्स के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालने के बाद उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश किया है और यह मोदी सरकार का 10वां बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए लोगों को लुभाने और सभी को खुश करने की कोशिश की है। बजट को सत्ता पक्ष ने खास बजट बताया तो इसके विपक्ष ने इसे लेकर लोक लुभावन बजट होने की बात कही और बजट पर सत्ता व विपक्ष ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आयकर विशेषज्ञ धीरेन्द्र दुबे ने बताया है कि इस बजट में निराशा यह है कि यह बजट वेतनभोगी और प्रोफेशनल लोगों के लिए है। इसमें आयकर विभाग में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। इस बजट से किसानों का कोई लाभ नहीं है और मध्यवर्गीय लोगों को भी कुछ इस बजट में नहीं मिला। मजदूरों के लिए भी ये बजट नहीं है। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को जो कर में छूट दिया गया है उससे फायदा होगा। कल बजट हमने टीवी पे देखा। बजट में निराशा ये है कि वेतनभोगी और प्रोफेशनल लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ छूट इसमें देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो नहीं मिला। इस बजट में जो हमारे किसान हैं, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए उस बजट में कुछ विशेष नहीं है। जी, बजट जो पेश हुआ है बहुत ही अच्छा है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर पहले जो 94,000 रुपये का बजट, 94,000 करोड़ रुपए का जो बजट आता था, इस बार उसको बढ़ा करके 2,38,000 करोड़ रुपए किया गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने विरोध किया है। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिकेट मैच के दौरान 357 विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी छट्टू राम के काफिले का विरोध किया। क्रिकेट मैच के दौरान गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की और नारेबाजी के दौरान अजय अखिलेश के ग्रामीणों ने नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तहसील स्वार में के कांग्रेस प्रत्याशी रामरक्ष पाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह स्वार कांडा की विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा और यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने सिर्फ जनता का इस्तेमाल किया है। देखिए, मेरा जीतने के बाद मैं आपसे इतने सभी लोगों के सामने भगवान को साक्षी मानते हुए आज ये घोषणा करता हूँ, अगर विधानसभा स्वार की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जो स्वार विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा लालपुर का पुल है, संसद तक, विधानसभा तक पहुँचाए। उन्हीं की समस्याओं को लेके कांग्रेस प्रत्याशी ने
मुझे अपने प्रत्याशी रूप में उतारा है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने अपने चुनाव प्रचार के लिए घोड़ों का सहारा लिया। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि डीजे की धुन और ढोल की थाप पर घोड़े डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये प्रचार अवतार सिंह भड़ाना के लिए किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रचार में जानवरों के इस्तेमाल या फिर उनके प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बेजुबान जानवरों को भारी भीड़ शोरगुल के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोबा में ट्रकों और ऑटो की भिड़ंत हो गई और हादसे में मासूम सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महिलाओं सहित दर्जन भर से ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित बरबई गांव के पास की बताई जा रही है। महोबा में तैनात एक सिपाही पर युवती को शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण किए जाने के मामले में पीड़िता के द्वारा जहरीला पदार्थ खाने के बाद पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाते हुए दुष्कर्म की धारा सहित अन्य गंभीर धाराओं में आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुझे एप्लीकेशन दी थी कि उसके साथ उसके कुछ समय से संबंध हैं और अब वो शादी करने से मना कर रहा है और शादी का झांसा देकर उसके साथ निरंतर उसने बलात्कार करता रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। मुकदमा थाने में दर्ज कर दिया गया है। आगरा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने तूफानी जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। बाहा विधानसभा की भाजपा से सिटिंग विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया है और उन्होंने जनसंपर्क के दौरान अपनी जीत का दावा किया। जो यहाँ मुख्यमंत्री जी की सभा यहाँ हुई थी उसमें जो पर्यटन आपको लेकर जो बटेश्वर धाम एक पर्यटन के रूप में जाना जाता है, ताजनगरी आगरा को इंटरनेशनल स्तर पर पर्यटन के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ की मौजूदा विधायक हैं, आप दोबारा अगर विधायक बनती हैं तो पर्यटन के रूप में बाह को किस तरीके की सुविधाएं आप प्रदान करें? बाह में बहुत स्कोप है पर्यटन के लिए। आगरा के बाद आदमी चला जाता है जयपुर। पूरी कोशिश ये होगी कि बाह आए। बटेश्वर एक पर्यटन रिलीजियस पर्यटन स्थल बने। साथ में अटल जी का पैतृक गांव भी है, तो उनके नाम से हम लोग स्मारक और एक म्यूजियम खुलवाना चाहते हैं उनके लाइफ के ऊपर। बगल में बटेश्वर से जुड़ा शौरीपुर है जो 23वीं तीर्थंकरा नेमिनाथ जी के का बर्थ प्लेस है। वहाँ एक भव्य जैन मंदिर भी बन रहा है। तो ये सब मिला के एज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो ये बिल्कुल एज अ रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट इसको हम लोग कर सकते हैं। चंबल सेंचुरी भी हमारे क्षेत्र में है और बाह का अपना इतिहास तो है ही है। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत स्कोप है उसके लिए, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। आपके समझ से जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ से मधुसूदन शर्मा, वो भी समझ लगातार आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं या इस तरीके की, और जो सिटिंग विधायक थे आपके जितेंद्र वर्मा वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए, तो कितना असर डालेंगे आपसे? असर तो मैं नहीं सोचती हूँ ज़्यादा कोई डालेगा, लेकिन हाँ सामने जो लड़ रहा है वो लड़ ही रहा है, उसको हम अपने अपोनेंट ही समझ के उस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ महारानी पच्छलकर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता उनको दोबारा से विधायक चुनती है तो जो बचे हुए कार्य हैं उनको वो संपूर्ण कराएंगी और जो बटेश्वर धाम है उसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कराने का काम करेंगी। युवाओं को स्टेडियम दिलाएंगी और जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए 100 बेड का अस्पताल दिलाने का भी इन्होंने यहाँ कहा है। अब आगे देखना होगा कि जनता 10 तारीख को किसको मत देती है और कितने मतों से इनको भारी मतों से विजयी बनाती है। आगरा से मनोज चार, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं ताजनगरी आगरा में प्रथम चरण में चुनाव होना है। 10 फरवरी को मतदान होना है और इसी के चलते राजनीतिक तपिश देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत की उठापटक के साथ विधानसभा क्या है, सियासत का समीकरण जानने के लिए
हमारे संवाददाता मनोज चाहर ने जनता से चर्चा भी की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आते ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। अगर हम ताजनगरी आगरा की बात करें तो वह विधानसभा ऐसी विधानसभा है यहाँ पर राजनीतिक उठापटक हुई। यहाँ से बदावर हाउस की बहू महारानी पच्छालिका सिंह यहाँ से सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी से है। और अगर बात करें तो मधुसूदन शर्मा जो पूर्व में बसपा से चुनाव लड़े थे, अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थामकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम समीकरण की बात करें तो ये जो निषाद वोट हैं वो उनको क्लियर करने के लिए जो सिटिंग विधायक फतेहाबाद से बीजेपी से थे जितेंद्र वर्मा, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और इस विधानसभा पर कितना असर डालेंगे इसकी बात करने के लिए हम लोग अब्बा विधानसभा के गांव पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष सिंह भदौरिया जी। ये कौन सा गांव है? ये बगरेना गांव है। बगरेना गांव में किसकी हवा चल रही है? कौन है ऐसा जो प्रत्याशी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ हवा चल रही है बीजेपी की। कौन है बीजेपी से कैंडिडेट? रानी पच्छालिका सिंह। किन मुद्दों को देखकर आप वोट कर रहे हैं? यहाँ पे एक तो गुंडागर्दी खत्म है और हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है। इस सरकार से हमें संतुष्ट हैं, हमको गुंडागर्दी नहीं चाहिए। लेकिन आज ये देखा जाता है कि अगर अब्बा विधानसभा की बात करें तो पर्यटन के रूप में भी विकसित नहीं है, या कोई ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर बच्चों युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तो क्या कहते हैं आप कि किस तरीके से ये दूर हो पाएगा? अब ये तो उन्हीं के ऊपर है, वो दूर करेंगी और वो विश्वास है बीजेपी पार्टी है तो अटल जी और योगी जी करेंगे आगे, तो होगा, कार्य होगा पूरा, बीजेपी विश्वास है। तो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो इसी विधानसभा से आते हैं। कितना विकास इस विधानसभा में हुआ है? काफी विकास हुआ है साहब। बटेश्वर देखिए बदल गया एकदम से। अभी प्लाटून पुल भी बनाया है बटेश्वर में। वहाँ विधानसभा में इस लहर का कहाँ कोई लहर का असर नहीं है। यहाँ राय साहब के अलावा कोई असर नहीं किसी चीज का कैसा भी। और विकास की कही है सबसे छोटी नहर जिसमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, इतनी छोटी नहर बनवाई। भादावाद डिपो कंप्यूटरीकृत किए। अब विकास का कोई कमी नहीं है, छोटे काम है तो ये चलते ये बरसाती मेढक मान रहे हैं। तो और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह भदौरिया। ब्रजेश जी, किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं वहाँ विधानसभा में और क्या लगता है आपको किसकी जीत होगी? महारानी प्रताप की जीत पक्की है। ये रोड है उन्हीं के कार्यकाल में आई, ये लाइट है महारानी साहिबा के कार्यकाल में आई, और जो हमारा डिपो है वो महारानी साहिबा ने, जो चंबल डाल परियोजना वो महाराज बुलावर की तरफ से ही यहाँ विकास कार्य हुआ है और किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी से स्वराज संवाददाता तौफीक फारूकी ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मौजूदा विधायक भोजपुर विधानसभा से नागेंद्र सिंह पर जमकर हमला बोला। आज के कमालगंज थाना क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल चुनावी चर्चा लेकर बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मैं राशिद जमाल सिद्दीकी हूँ, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमालगंज जिला फर्रुखाबाद। चुनावी चर्चा लेकर क्या बातचीत करना चाहेंगे या जनता को बताएंगे? जनता को इस बार पूरा भरोसा है कि ढोंगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश से जाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। बताना चाहेंगे किस मुद्दों पे आप समाजवादी जो भोजपुर विधानसभा जो हैं किस मुद्दों पे सरकार बनाना चाहेंगे? भोजपुर विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े भाई अरशद जमाल सिद्दीकी को टिकट दी हुई है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए मैं पार्टी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग नफरत और सांप्रदायिक ताकतों को पीछे छोड़ के विकास के मुद्दे पे हमेशा लड़े हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। ये भोजपुर के नागेंद्र सिंह मौजूदा विधायक हैं जो विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, क्या विकास कराया इनकी भी जानकारी करते हैं, क्या भाजपा ने विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का विकास कराया। जो भाजपा से हमारे भोजपुर विधानसभा से विधायक जीते थे उन्होंने स्वयं का विकास कराया। आपको हम बता दें कि उन्होंने कोटेदारों से अपना विकास कराया है, प्रधानों से वसूली करके अपना विकास कराया है, और माँ गंगा जी के नाम पे जो खनन हुआ है उससे भी उनका विकास हुआ है, गल्ला गोदामों से उनका विकास हुआ है, और जितने भी भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत थाना आते हैं या जो कोतवाली आती है उनसे उनका विकास हुआ है। ये बात हर किसी को मालूम है, जनता जानती है। जैसे ही भोजपुर विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं कि धांधली का, जैसे हम बताएं कि यार ग्रामीण में एक वीडियो वायरल हुआ था, भोजपुर विधायक का ग्रामीण खदेड़ा था,
वहीं आपको जब देखते चले भोजपुर जब स्वराज एक्सप्रेस ने सर्वे इसका किया है तो वहीं जो भोजपुर विधानसभा के अरशद जमाल सिद्दीकी जो है वह जनता का पूरा समर्थन उनको मिल गया है। वहीं सबसे बड़ी बात बताना चाहें, अखिलेश यादव ने एक बात की थी बिजली को लेकर, तो बात करते हैं। बिजली 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। साइकिल का बटन दबेगा मुफ्त शिक्षा मिलेगी, साइकिल का बटन दबेगा लैपटॉप मिलेंगे, छात्रों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये देख लीजिए आप, ये मुंह छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन क्या करें, हम लोगों को करना पड़ रहा है। और कोरोना की आड़ में, कोरोना की लाठी में इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया हुआ है। इनकी रैलियों में ये मुंह खोल खोल के हजार हजार आदमियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी निकलते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। भोजपुर से विधानसभा समाजवादी पार्टी सरकार बनती है, जनता को क्या? जनता को जितनी परेशानियां हुई हैं 5 सालों में, उतनी उन्हें मुझे लग रहा है पिछले 50 सालों में भी नहीं हुई होंगी। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी विकास के कार्य हैं हम अपनी विधानसभा भोजपुर में कराएं। पिछली बार जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, पूरी विधानसभा को हमने अपने घर की तरह से सजारा था, संवारा था, लेकिन इन्होंने घर तोड़ने का काम कराए। हम फिर से अपनी विधानसभा सजाएंगे और फिर से विकास करके उसको ऐसी चीज गंगा जमुनी तहजीब के बीच में रखेंगे जहां पे सर्व समाज माननीय अखिलेश यादव जी को हमेशा हमेशा के लिए नेता चुनेगा। भोजपुर विधानसभा से बात करते हैं, जो आगे चल के देखें कौन भोजपुर विधानसभा का विधायक बनता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए फर्रुखाबाद से तौफीक फारूकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।